हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो क्लास होगी उसमें अपन वैधता डिस्कस करेंगे और उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन। उसके बाद ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा और पब्लिक एड के आपके 2 यूनिट इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगी, जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है और बहुत बोरिंग यूनिट में बहुत जोर आता है इनमें पढ़ने में और पढ़ाने में भी। और आप लोगों ने तो याद कर लिया इनको, अच्छी बात है। आज जो अपन क्लास शुरू करेंगे वो वैधता की शुरू करेंगे। शक्ति देख लिया, सत्ता देख लिया, अब वैधता देखेंगे। तो एक बार फॉर्मूला चेक करते हैं शक्ति का, सत्ता का एंड वैधता का। शक्ति आपको पता लगा पावर है। अगर शक्ति में वैधता आ जाए, वैलिडिटी आ जाए, तो वो सत्ता बन जाती है। और सत्ता में स्वीकृति आ जाए तो वो वैधता बन जाती है। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा मैथमेटिकल है, पर थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि शक्ति तो चलो खास, शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता, सत्ता प्लस स्वीकृति बराबर वैधता। इसे देखिए क्या फर्क पड़ता है। जब आप एग्जाम में आंसर लिख के आते हैं और आपने ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा हो, उसको बॉक्स में बंद कर दिया, जैसे से पूछा आपको कि जैसे ऐसा कोई फॉर्मूला आपसे पूछा गया कि वैधता, आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा वैधता, और आपने वैधता की परिभाषा लिख के फिर ऐसा कोई बॉक्स बना दिया और उसमें लिख दिया सत्ता प्लस स्वीकृति बराबर वैधता, और इसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया। तो क्या सत्ता प्लस स्वीकृति बराबर वैधता, और इसको आपने एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि एग्जामिनर आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा दे देगा, और आधे नंबर की वैल्यू फिर आपको बताइए कि आधे नंबर की वैल्यू कितनी होती है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आप ऐसा कोई फॉर्मूला बना के लिख के आएंगे। ये देखो, खुद से तो नहीं बनाना है, ये तो बना हुआ फॉर्मूला है, इसी को आपको लिख के आना है। अब सबसे पहले अपन वैधता के बारे में पढ़ेंगे। तो वैधता, और वैधता में आपको ध्यान रखना कि एक मनोवैज्ञानिक तत्व है वैधता, वैलिडिटी, जो कि शासक व शासित के मध्य विश्वास को सहमति के रूप में प्रकट होता है। कुल मिला के ये है कि जैसे आज भारत में प्रधानमंत्री, राजस्थान में मुख्यमंत्री, बीजेपी गवर्नमेंट, राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट जो शासन कर रहे हैं, तो शासक होगी राजस्थान में कांग्रेस और शासित जनता। शोषक और शोषित नहीं, शासक और शासित, मतलब वो शासक शासन कर रहे हैं और अपने ऊपर शासन हो रहा है, अपनी स्वीकृति है उस शासन को लेकर। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्वीकृति देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपनी स्वीकृति, एक्सेप्टेंस देते हैं, तो जैसे आपने स्वीकृति प्रदान करी, उसके बाद में वो वैधता बन जाती है। तो सत्ता को अगर आपने सहमति देते हैं तो वो वैधता बन जाती है। ये आपको समझना है। बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में है और आपने उसको सहमति दी है तो वो वैधता हो गई। बिना फिर आपने सहमति के, सत्ता तो है ऑलरेडी, सत्ता में तो वो है, पर वो सहमति नहीं, तो वैधता नहीं है। तो ये तो आपको एग्जामिनर को समझा के आना है। अगर आपको वैधता की परिभाषा पूछे, परिभाषा के रूप में
तो आपको ध्यान रखना वैधता की परिभाषा के रूप में अगर आपको पूछा जाए तो कि ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। पहली बात तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये है एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक व शासित के मध्य, इनको अंडरलाइन करना है, शासक व शासित के मध्य मनोवैज्ञानिक को अंडरलाइन करना है। आपसी विश्वास कोमा सहमति के रूप में प्रकट होता है। इसका मतलब यह है कि परिभाषा की फॉर्म में देखें तो एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो कि शासक और शासित के मध्य आपसी विश्वास और सहमति के रूप में प्रकट होता है। और इसको फिर क्या लिखेंगे, सत्ता प्लस सहमति इज इक्वल टू वैधता। और ये इसका उत्तर पूरा हो गया है। इसका मतलब अगर ये डेफिनेशन की फॉर्म में आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो कि शासक और शासित के मध्य आपसी विश्वास सहमति के रूप में प्रकट होता है। सत्ता प्लस सहमति बराबर वैधता, ये तो हो गई वैधता की परिभाषा। वैधता पे कोई खास क्वेश्चन बनेगा नहीं परीक्षा में कोई, और प्री में आ नहीं रहा तो कोई खास रटने की जरूरत, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत इसकी रटने की है नहीं। ठीक, इसके बाद जो अपन देखेंगे वो देखेंगे वैधता के स्रोत क्या क्या है, सोर्स क्या क्या है वैधता के। तो पीकेटी तो है ही, साथ में वी और जोड़ देंगे, वी पीकेटी। तो अगर अगली हेडिंग आपको लिखनी वैधता के स्रोत क्या है, तो अगली दूसरी हेडिंग है वैधता के स्रोत। वैधता के स्रोत चार हैं, बस सीधा सीधा 15 शब्दों में तैयार करना है। वैधता के स्रोत बताओ, चार। अब परंपरा हो गया, उसके बाद में करिश्मा हो गया, उसके बाद में तार्किकता हो गया, और एक विचार या विश्वास या विचारधारा आधारित। इसका मतलब आपको पूछे कि जो वैधता है उसके सोर्स क्या क्या था, आपके सर चार सोर्स है। पहली बात परंपरा, करिश्मा, वही सेम बात तार्किकता और विचारधारा। ये विचारधारा नया आया है। इसका मतलब होता है, हो सकता है कि अगर जो गवर्नमेंट है, जो शासन कर रहे हैं, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, पर्टिकुलर विचारधारा, उसमें अगर आपका विश्वास है तो वैधता का क्या माना जाता है, स्रोत। कितने शब्दों में आएगा, 15 शब्द में। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अपन को तैयार करने केवल और केवल कि क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए परीक्षा में आपको कि बताओ वैधता के स्रोत क्या है, तो आप कहना सर ये चार स्रोत है। वैधता की परिभाषा क्या है, ये वर्ड याद रखना, एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि शासक और शासित के मध्य परंपरा, शासक और शासित के मध्य विश्वास और सहमति पर आधारित है। इसके स्रोत पूछे तो बता दिए। एक आपको याद रखना कि प्लेटो ने 4 स्रोत बताए। अब ये वैसे तो डेविड ईस्टर ने बताया, प्लेटो ने बताए हैं, कई सारे विचारकों ने और बताया, पर प्लेटो वाला याद रख सकते हैं। परीक्षा में मिनिमम की तरफ अपन बढ़ रहे हैं कि आपको एक बार ओवरऑल चीजें क्लियर हो जाए। तो प्लेटो के अनुसार
वेदता के स्रोत। प्लेटो का नाम तो वैसे अपनी इथिक्स में और विस्तार के साथ में पढ़ेंगे ही, पर आपको याद रखना कि प्लेटो ने 4 वेदता के स्रोत बताए। एक तो बताया प्रजातंत्र, एक कुलीन तंत्र, एक चुनाव और एक परंपरा। तो 2 तो तंत्र बताए हैं इन्होंने, एक प्रजातंत्र, एक कुलीन तंत्र। 2 तो तंत्र बताए इन्होंने। एक इलेक्शन चुनाव और एक परंपरा। ये 4 स्रोत बताए किन्होंने, प्लेटो ने। किसके? वेदता के। रॉबर्ट डहल ने वेदता के प्रकार 2 बताए, उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय। डेविड ईस्टन ने वेदता के 3 स्रोत बताए। एक उन्होंने कहा कि एक व्यक्तिगत स्रोत होता है, दूसरा विचारधारा होता है, तीसरा संरचनात्मक। पर मेरे हिसाब से इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आप, और फिर भी आपके मन में है तो कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इतना कि प्लेटो अनुसार वेदता के कितने स्रोत हैं? 4। प्लेटो, याद रखना कि प्लेट ऐसे याद कराने के लिए, प्लेटो पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, तो याद रखना कि उन्होंने 2 तो तंत्र बताए। या तो राजा में विश्वास होगा लोगों का, या फिर एरिस्टोक्रेसी में विश्वास, प्रजातंत्र मतलब या तो डेमोक्रेसी में विश्वास होगा या एरिस्टोक्रेसी में विश्वास होगा, या चुनाव के द्वारा सहमति मिलती है या परंपराओं के द्वारा सहमति मिलती है। तो 4 चीजें इन्होंने बताई है। अब बात करते हैं वेदता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। 15 शब्द में अगली हेडिंग लगाइए, वेदता की विशेषताएं। इसका मतलब होता है कि वेदता की क्या क्या विशेषताएं होती है, कि अगर शक्ति को वेदता मिल जाती है तो सत्ता बन जाती है। पावर है और वैलिडिटी मिल गई तो क्या बन गई? वो सत्ता बन जाती है। दूसरा, शासन व्यवस्था का प्रमाणीकरण है, ऑथेंटिफिकेशन है, कि अगर आपकी शासन व्यवस्था है उसका प्रमाणीकरण का आधार क्या है? कि आपके पास वेदता है, जनता की सहमति है, सहमति होती है तो प्रमाणीकरण है। और अगली बात है कि वेदता जब होती है तभी सत्ता प्रभावशाली बनती है। आज प्रधानमंत्री जी ने 2000 के नोट वापस लेने का मान लो निर्णय लिया, आज नहीं थोड़े दिनों पहले लिया, कि 2000 के नोट अब चलन में रहेंगे। उससे पहले उन्होंने कुछ नोट और बैन करने का निर्णय लिया था। तो नोटबंदी का निर्णय जनता नहीं माने तो, जनता विद्रोह कर दे तो, कि नहीं मानेंगे तो नहीं, क्योंकि जनता की स्वीकृति है। जो उनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो अपने फायदे के लिए होगा और राष्ट्र के हित में होगा। तो जब वेदता मिलती है सत्ता को तो और प्रभावशाली बन जाती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि साहब सत्ता की कुछ विशेषताएं, वेदता की विशेषताएं बताइए, तो सबसे पहले तो वेदता विश्वासनिष्ठ होती है, लोगों का विश्वास है सत्ता में। तो इसका मतलब वेदता, पहली बात क्या है कि विश्वासनिष्ठ होती है, इसमें विश्वास का एलिमेंट ज्यादा होता है। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात दूसरी बात है कि सत्ता का प्रमाणीकरण है। प्रमाणीकरण का मतलब ये होता है कि आप जो भी शासन कर रहे हैं जनता उसको स्वीकार कर रही है, तो इसका ऑथेंटिकेशन है, मतलब प्रमाणीकरण है। तो शासन व्यवस्था का प्रमाणीकरण है। तीसरी बात तीसरी बात, अगर शक्ति को वेदता मिल जाए तो सत्ता बन जाती है। शक्ति प्लस वेदता, या ऐसा लिखो, शक्ति को अगर वेदता मिल जाए
और चौथी बात है कि वेदता है वो शासन व्यवस्था को और प्रभावशाली बनाती है। इसका मतलब ये है कि वेदता की विशेषताएं बताइए। वेदता विश्वासनिष्ठ होती है, शासन व्यवस्था का प्रमाणीकरण है, अंडरलाइन करेंगे तो सत्ता बन जाती है, और शासन व्यवस्था को और प्रभावशाली बनाने के लिए वेदता की आवश्यकता होती है। अब एक 15 शब्द का क्वेश्चन है वेदता पे, जो आपको याद रखना कि वेदता संकट क्या होता है। ये 15 वर्ड में आपको लिखना, वेदता का संकट। हेडिंग को वेदता संकट। ये क्या होता है, वैलिडिटी क्राइसिस क्या है, वैधता संकट। देखिए वैधता संकट का मतलब ये होता है कि जब शासक और शासित के मध्य अविश्वास बढ़ जाए, अर्थात विश्वास में कमी आ जाए, तो इसे वैधता का संकट कहा जाता है। मतलब धीरे धीरे आपके ऊपर जो शासन कर रहा है, चाहे कोई गवर्नमेंट है, चाहे राजा है, चाहे कोई और व्यवस्था है, तो धीरे धीरे जनता का उस शासन व्यवस्था में अविश्वास बढ़ने लग जाए, अर्थात विश्वास में कमी आ जाए, तो इसे वेदता का संकट कहा जाता है। अगर 15 शब्द में आए तो आपको ऐसे ही लिख के आना है। क्या लिखेंगे, जब शासक व शासित के मध्य अविश्वास बढ़ जाए, अर्थात विश्वास में कमी आ जाए, तो इसे वेदता संकट कहते हैं। कुल मिला के अभी वाली जो ये हो गया वेदता का संकट, कुल मिला के अभी तक जो अपने पढ़ लिया वो शक्ति पढ़ा, सत्ता पढ़ा और वेदता पढ़ा। दो टॉपिक और पढ़ने हैं, एक उत्तरदायित्व है और एक प्रत्यायोजन। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन। ये दो टॉपिक और पढ़ते ये यूनिट अपनी पूरी हो जाएगी। अब देखिए मेरी गुजारिश आपसे ये है, जितने अभी तक 3 पेज अपने तैयार किए वो आपको अगली क्लास आने तक याद हो जाने चाहिए। मेंस का तरीका ये है। और आप जब प्री एग्जाम लगे तब तक अगर आप 2 सब्जेक्ट 4 में से तैयार कर लेते हैं तो आपका आरएस बनना तय है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। और प्री के बाद में 2 बचे हुए सब्जेक्ट और तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्री में आप वो सब्जेक्ट भी तैयार करेंगे। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं आपके, टोटल 4 पेपर हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। अगर आप इस समय ये 2 पेपर तैयार कर लें, तीसरा चौथा प्री एग्जाम तक, तो फिर इधर वाले में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप प्री में भी पढ़ेंगे। इसका मतलब 70% तक आप वहां तैयार कर चुके होंगे इनको, और फिर मेंस के बाद में बचा हुआ 30% और इनका रिवीजन। ये तरीका होता है। अभी आप 2 पेपर फोकस कीजिए, कोई से भी 2, वैसे तीसरा चौथा सही है फोकस करने के लिए, पर आप अपने हिसाब से और देख सकते हैं। ठीक, अब जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो अपन कर लेते हैं, पहले प्रत्यायोजन आप समझ लेते हैं, उसके बाद में उत्तरदायित्व पढ़ेंगे। प्रत्यायोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन प्रत्यायोजन से आएगा कि मेरे हिसाब से
या तो सत्ता में से क्वेश्चन आएगा या प्रत्यायोजन में से क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको ध्यान से देख के चलिए। अब लिखते हैं प्रत्यायोजन। देखिए प्रत्यायोजन है कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपको कोई निश्चित उद्देश्य प्राप्त करना, उसकी पूर्ति करनी है, और किसी भी जो सांगठनिक इकाई है उस इकाई द्वारा दूसरी इकाई को कर्तव्य, उत्तरदायित्व और सत्ता का स्थानांतरण प्रत्यायोजन कहलाता है। कर्तव्य का, उत्तरदायित्व का और सत्ता का स्थानांतरण कर देना प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रत्यायोजन में जो अंतिम उत्तरदायित्व होता है वो प्रत्यायोजित का होता है, कल मैंने आपको बता दिया। और एक मूरे नाम के विचारक हुए हैं और मिलेट, इन्होंने भी प्रत्यायोजन को परिभाषित किया है। ये आपको कीवर्ड याद रखने, इसके बिना आप अगर कुछ भी लिख के आएंगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को आपके कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस रहता है कि आप लिख क्या रहे हैं। प्रत्यायोजन मेंस देने वाले 10,000 बच्चों में से 6,000 प्रत्यायोजन वर्ड से निकालेंगे। प्रत्यायोजन का मतलब शक्ति को सौंपना, तो सब वैसा का वैसा लिख के आएंगे, फिर नंबर आएंगे कहां से। तो आपको ये कीवर्ड लिखने हैं, कौन से जो मैं बताऊं कि एक संगठनिक इकाई द्वारा, पहले लिख रहे फिर समझ, पहले आप समझ लीजिए फिर लिख लीजिए। एक सांगठनिक इकाई द्वारा, अब ये संगठनिक नहीं होता है, ये भी गलत लिखते हैं। देखो एक संगठन वर्ड है और इसमें इक प्रत्यय लगाया अपन ने, इक प्रत्यय के प्रभाव में सा बन जाता है, तो ये सांगठनिक हो गया। बात समझ में आ गया ना, तो ये संगठनिक नहीं है। तो एक संगठन लिख लेते हैं, चलो एक संगठन द्वारा या किसी संगठन द्वारा, एक संगठन या सांगठनिक इकाई द्वारा इसका मतलब ये कार्य संगठन करेगा। हालांकि संगठन भी कर सकता है, कोई अधिकारी विशेष भी कर सकता है, पर ठीक है ऐसा लिखते हैं। सांगठनिक इकाई द्वारा उद्देश्य निश्चित होगा, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु। ठीक, तो एक तो सांगठनिक इकाई हो गया, इसमें कीवर्ड सांगठनिक इकाई। एक इसमें हो गया निश्चित उद्देश्य पूर्ति हेतु। तीन चीजें, तीन में पहली है संगठनिक इकाई द्वारा निश्चित उद्देश्य पूर्ति हेतु, दूसरी सांगठनिक इकाई को अब दूसरी सांगठनिक इकाई को तीन चीजें आप सौंपेंगे। पहला सौंपेंगे कर्तव्य, दूसरा उत्तरदायित्व और तीसरी सत्ता। कर्तव्य कोमा उत्तरदायित्व कोमा सत्ता का स्थानांतरण करना। प्रत्यायोजन कहलाता है। पर इसमें खास बात क्या है, कल आपको बताया था, ऊपर अधिकारी है, ऊपर डीएम साहब है, नीचे एडीएम साहब को कोई कार्य दिया है। अंतिम उत्तरदायी कौन होगा? एडीएम साहब होंगे, डीएम साहब ही होंगे। इसका मतलब अंतिम जो उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व है प्रत्यायोजन करने वाले
अधिकारी का बना रहता है। यह आपको लिखना है। इसका मतलब है कि एक संगठन की इकाई, अब देखिए इसको अब समझना है कि एक इकाई द्वारा किसी दूसरी इकाई को क्या क्या देना, कर्तव्य देना, उत्तरदायित्व देना और सत्ता, इसका ट्रांसफर कर देना प्रत्यायोजन कहलाता है। और प्रत्यायोजन में जो अंतिम उत्तरदायित्व है वो जो प्रत्यायोजित कर रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि आरएस मेंस के क्वेश्चन आप बना दीजिए, तो मैंने आपको, मैं एक इकाई हूं आप दूसरी इकाई है, मैंने कहा कि आप आरएस मेंस के क्वेश्चन बना के दीजिए। निश्चित उद्देश्य हो गया कि आरएस मेंस के क्वेश्चन बनाने हैं। मैं एक संगठन की इकाई हूं, मैंने आपको एक तो ड्यूटी सौंपी है, एक उत्तरदायित्व भी सौंपा है, अंतिम उत्तरदायित्व नहीं पर उत्तरदायित्व सौंपा है, साथ में आपको पावर भी दिया है कि आप अपने हिसाब से बनाइए। और अपने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, उसमें अगर कोई गड़बड़ होती है टेस्ट सीरीज में, आप जिम्मेदार नहीं होंगे, उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। बस यही आपको याद करना है कि अगर एक संगठन की इकाई द्वारा किसी दूसरी संगठन इकाई को निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर्तव्य, उत्तरदायित्व और सत्ता, इसका स्थानांतरण प्रत्यायोजन कहलाता है। और जो प्रत्यायोजन है, इस प्रत्यायोजन में जो अंतिम उत्तरदायित्व है वो प्रत्यायोजित अधिकारी का बना रहता है। एक तो एफ जी मुरे है और एक मिलेट है, इन्होंने परिभाषित किया है। दो विचारकों के नाम फंसा देंगे, फायदा हो जाएगा। तो एफ जी मुरे व मिलेट, एफ जी मुरे व मिलेट ने उत्तरदायित्व को, मुरे, एफ जी मुरे मिलेट ने भी उत्तरदायित्व को परिभाषित किया है। ठीक, ये अपना हो गया प्रत्यायोजन। तो एक संगठनिक इकाई द्वारा निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु दूसरी संगठन इकाई को कर्तव्य, उत्तरदायित्व, सत्ता का स्थानांतरण करना प्रत्यायोजन कहलाता है। अंतिम उत्तरदायित्व प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी का बना रहता है। एफ जी मुरे मिलेट ने भी इसको क्या करने का प्रयास किया है, इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। ये हो गया प्रत्यायोजन। अब इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यायोजन की आपको विशेषता याद करनी है, और विशेषता केवल पॉइंट्स में याद करनी है। अगर सही में आपके प्रत्यायोजन की बेसिक थीम समझ में आ गई तो विशेषता आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब प्रत्यायोजन की अपन क्या करेंगे, विशेषताएं। हेडिंग लगाइए प्रत्यायोजन की विशेषताएं, और ये सीधे सीधे 50 शब्द का क्वेश्चन आ सकता है। प्रत्यायोजन की विशेषताएं। प्रत्यायोजन की विशेषताएं, इसका मतलब होता है कि प्रत्यायोजन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। पहली बात तो है कि प्रत्यायोजन जो है वो संगठन की आंतरिक प्रक्रिया है, एक इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल प्रोसेस का आंतरिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि ये एक संगठन बनाया हुआ है, इस संगठन में ऊपर और नीचे अधिकारी हैं, ये अधिकारी इसको पावर आदि ट्रांसफर कर रहा है, प्रत्यायोजित कर रहा है इनको। इसका मतलब संगठन के बाहर का काम नहीं है, संगठन के क्या है, अंदर का काम है। ये आप भी समझ गए होंगे। तो एक आंतरिक प्रक्रिया है, पहला आपको सब ध्यान रखना है। ये प्रत्यायोजन नंबर 1, संगठन की आंतरिक प्रक्रिया है। दूसरी बात वैसे इसकी परिभाषा, मान लो परीक्षा में आपको क्वेश्चन आए और कुछ पॉइंट याद नहीं आ रहे, तो जो उसकी परिभाषा होती है वो विशेषता ही होती है। इसमें आप कह सकते हैं कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्यायोजन किया जाता है। उच्च अधिकारी द्वारा या एक संगठन इकाई द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उत्तरदायित्व, कर्तव्य और कुछ कार्य सौंपे जाते हैं। इसके अलावा लिख सकते हैं कि इसमें अंतिम उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित करने वाले का होता है। इस प्रकार कुछ पॉइंट बना सकते हैं। क्यों किया जाता होगा प्रत्यायोजन? प्रत्यायोजन, एक अधिकारी के पास में बहुत सारा काम है, उस काम को थोड़ा कम करने के लिए, ओवरबर्डन, मेरे पास बहुत सारा काम है, कोचिंग क्लास का पढ़ाना, रिकॉर्ड करना, सारे काम करना,
तो मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज आपको दे दी कि आप बनाइए, आप बनाइए। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो मेरा काम, मेरा जो भार है, कार्यभार, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका दूसरा है कार्यभार कम करना। मतलब उच्च अधिकारी का, ऐसे थोड़ा सा साफ, उच्च अधिकारी का कार्यभार कम करना। कम करना, ठीक। तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु ये है कि साहब प्रत्यायोजन प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रत्यायोजन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाता है। तो प्रत्यायोजन है वो प्रत्येक संगठन के लिए एसेंशियल है। तो तीसरी विशेषता लिखेंगे प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक है। इसमें आदेश की एकता, अगला टॉपिक ही अपना एक आदेश की एकता में पढ़ाऊंगा आपको। इसमें आदेश की एकता सिद्धांत का पालन होता है। पालन, विकेंद्रीकरण की तुलना में ये एक संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि विकेंद्रीकरण में सारा का सारा जो पावर है, कार्य, वो सामने वाले को दे दिया जाता, अंतिम उत्तरदायित्व भी उसी का होता है। अगला की प्रत्यायोजन का स्वरूप दोहरा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जवाबदेहिता होती है वो उच्च अधिकारी की होती है, उत्तरदायित्व अधीनस्थ का होता है। तो अगला लिखें इसका स्वरूप दोहरा होता है। मैं समझा देता हूं इसको। तो पांचवा पॉइंट है इसका स्वरूप दोहरा होता है। दोहरा होता है इसका मतलब उत्तरदायित्व तो अंतिम रूप से किसका बना होता है बताओ, उच्च अधिकारी का। उच्च अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि अंतिम रूप से रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उत्तरदायी अधीनस्थ होगा। अंतिम रूप से जवाबदेह कौन होगा, तो ऐसा लिखिए अंतिम उत्तरदायित्व किसका होगा, उच्च अधिकारी का। और वैसे उत्तरदायित्व किसका होता है, अधीनस्थ का। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक अगले पेज पे लेके, या फिर ऐसे यहाँ पे समझा देता हूँ। दो बातें यहाँ पे कर लो, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा लिखते हैं कि अंतिम जवाबदेही लिख लेता हूं, चलो। अंतिम जवाबदेह कौन होता है, जवाबदेही उच्च अधिकारी। और उत्तरदायित्व किसको दिया जाता है, अधीनस्थ को। तो अपने आप दोहरी प्रक्रिया हो गई। अधीनस्थ को क्या मिला, उत्तरदायित्व मिला। अंतिम उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता किसकी होगी, उच्च अधिकारी। तो इसका स्वरूप कैसा होता है, दोहरा। यह संकुचित अवधारणा है। संकुचित कैसे होगी, क्योंकि विकेंद्रीकरण की तुलना में संकुचित है, तो ये संकुचित अवधारणा है। ठीक। छठी बात, इसमें सातवीं बात क्या करेंगे, ये अस्थायी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, अस्थायी होता है। इसके अलावा इसमें चेंज भी किया जा सकता है, ये परिवर्तन किया जा सकता है। और इसमें केवल कार्यात्मक उत्तरदायित्व तो सौंपा जाता है, सारा कंप्लीट उत्तरदायित्व तो नहीं सौंपा जाता है, कार्यात्मक उत्तरदायित्व तो सौंपा जाता है। तो अगले पेज पे कुछ विशेषता लिखते हैं। आठवीं विशेषता क्या लिखेंगे, इसमें केवल कार्य का उत्तरदायित्व तो सौंपा जाता है, केवल कार्यात्मक उत्तरदायित्व ही सौंपा जाता है। नौवीं विशेषता क्या लिखेंगे, इसमें परिवर्तन संभव है, परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, ये आपने अगर 9 विशेषता लिख दी इसकी, तो आपका काम एक बार चल गया।
अब कैसे भी करके आप परीक्षा में इसको लिख के आ सकते हैं। अगर आपको आए तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे कि बताओ प्रत्यायोजन की विशेषताएं लिखिए। तो प्रत्यायोजन की विशेषता आप याद करने के लिए आप ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इस प्रकार का एक गोला बना लो, और ये हो गई प्रत्यायोजन की विशेषता। यहाँ पे पर समझेंगे कुछ पॉइंट हैं जो आपको लिटरली याद करने की, जैसे ये एक आंतरिक प्रक्रिया है, ये आपको मैंने बताया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा आंतरिक, याद कराने के लिए कि आंतरिक है। एक बात तो याद हो गई। दूसरी बात क्या होगी, इसका दोहरा स्वरूप है। तो दूसरे नंबर पे क्या जाएगा, इसका दोहरा स्वरूप। तो दोहरा स्वरूप। तीसरे नंबर पे इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये टेम्परेरी है, अस्थायी है। तो ये अस्थायी है। चौथा यहाँ पे आदेश की एकता, मैंने बताया आदेश की एकता। अगला मैंने बताया ये संकीर्ण है। तीसरा बताया केवल कार्यात्मक है। अगला बताया कि ये दबाव कम करता है, कार्यभार कम करता है अधिकारी का, कार्यभार में कमी लाता है। इसके अलावा इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, तो चेंजेज हो सकते हैं, इसमें परिवर्तन संभव है। और अंतिम उत्तरदायित्व, अंतिम जवाबदेहिता किसकी होती है? अंतिम जवाबदेही होती है प्रत्यायोजन करने वाले की। ये पॉइंट हो गए जो आपको याद रखने हैं। क्या कि प्रत्यायोजन की विशेषताएं क्या क्या हो गई। अब याद करेंगे प्रत्यायोजन के प्रकार। इसको आप स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। जैसे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका मतलब आपको बस केवल और केवल पॉइंट्स में इनके उत्तर को लिख लेना है और आपका काम बन गया। ठीक, क्योंकि बेसिक थीम समझ ली, पॉइंट याद कर ली तो काम हो गया। ये क्या है, प्रत्यायोजन की विशेषताएं। प्रत्यायोजन की विशेषताएं की क्या क्या प्रत्यायोजन की विशेषताएं हो सकती है। अब अगला हेडिंग लगाएंगे प्रत्यायोजन के प्रकार, टाइप क्या होते हैं। इतनी रामायण पढ़ा रहे, कोई प्रत्यायोजन पूछे तो बता तो देंगे ना कि सर कार्यभार कम करने के लिए एक अधिकारी अपने कुछ कार्य दूसरे अधिकारी को अधीनस्थ को सौंप देता है, अंतिम जिम्मेदार वो बनाता है, इसी को प्रत्यायोजन कहते हैं। अब अगली बात पढ़ेंगे अपन प्रत्यायोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। तो लिखेंगे प्रत्यायोजन के प्रकार। प्रत्यायोजन बेसिकली तीन प्रकार का अपन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि प्रत्यायोजन कई प्रकार का हो सकता है। प्रत्यायोजन लिखित हो सकता है, प्रत्यायोजन अलिखित हो सकता है, प्रत्यायोजन सामान्य हो सकता है, प्रत्यायोजन विशिष्ट हो सकता है, प्रत्यायोजन औपचारिक हो सकता है, प्रत्यायोजन अनौपचारिक हो सकता है, प्रत्यायोजन प्रत्यक्ष हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है, सशर्त हो सकता है, शर्तहीन हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। बहुत सारे प्रकार है। तो अपन इसके तीन चार प्रकार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रकार डिस्कस करेंगे लिखित व अलिखित, या दो चार और एक्स्ट्रा लिखवा दूं। नंबर एक, लिखित व अलिखित। अब यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर एक, प्रत्यायोजन के प्रकार। लिखित प्रत्यायोजन हो सकता है, लिखित या अलिखित। ठीक। दूसरा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष।
सशर्त, शर्त के साथ में या शर्तहीन। इसके अलावा प्रत्यायोजन हो सकता है औपचारिक और अनौपचारिक। इसके अलावा आपको प्रत्यायोजन लिखित हो गया, सामान्य या विशिष्ट प्रत्यायोजन हो सकता है। सामान्य या विशिष्ट ये तो परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। इसके अलावा आप अगर देखना चाहें तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, सब ठीक है। मेरे हिसाब से प्रत्यायोजन के प्रकार आपसे पूछे कोई 2 प्रकार प्रत्यायोजन के बताओ, तो आप इतने कंफर्टेबल हैं कि प्रत्यायोजन के टाइप आप बताने के लिए ठीक है कि प्रत्यायोजन के प्रकार आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक अपन इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि प्रत्यायोजन के लाभ क्या है या उसके आवश्यकता क्या, महत्व क्या है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रत्यायोजन में बाधाएं क्या होंगी और एक प्रत्यायोजन के लाभ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब अगली हेडिंग लगाएंगे प्रत्यायोजन के लाभ। लाभ या प्रत्यायोजन का महत्व है, और कुछ कीवर्ड आपको पब्लिक एड में याद रखने, इनका वर्णन नहीं करना है, बस कुछ कीवर्ड याद रखने हैं कि जो आपको परीक्षा में बहुत आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। जैसे सीधा सीधा आपको लिखना है कि प्रत्यायोजन का क्या क्या लाभ होगा। अगर आपसे खुद से कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ प्रत्यायोजन के लाभ क्या है, एक मिनट से ना। प्रत्यायोजन के लाभ और प्रत्यायोजन का महत्व है, ये आपसे पूछा जाए तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि साहब प्रत्यायोजन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट में। पहली बात तो ये कि प्रत्यायोजन कर लेंगे तो एक जो उच्च अधिकारी है इसका कार्यभार कम हो जाएगा और वो दूसरे काम पे फोकस कर लेगा। दूसरा ये कि आप डीएम है और आपके ऑफिस में कोई क्लर्क ऐसा है जो जिसने बीटेक किया हुआ है और वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बहुत तगड़ा जानकार है, आपने उस कार्य को उसको दे दिया तो कार्य में विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तीसरा ये कि जो अधीनस्थ है उसको आप काम दोगे तो उसमें एक तो नेतृत्व गुण विकसित होगा, दूसरा वो एक सीखने की प्रवृत्ति रखेगा, उनके मनोबल में वृद्धि होगी, एफिशिएंसी आएगी, इकोनॉमी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगा। साथ ही साथ में संगठन बेहतर होगा, बेहतर उत्पादकता होगी। कुल मिला के ये है कि अगर आप, मैं आपको एक कॉमन सेंस से बताऊं कि अगर आप प्रशासन में संचार या सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज आप प्रशासन में करते हो तो क्या क्या लाभ होंगे, वो सारे लाभ यहाँ पे हो जाएंगे। तो प्रत्यायोजन के अगर लाभ पूछे, प्रत्यायोजन का महत्व पूछे तो आपको कॉमन 5-10 पॉइंट याद रखने। कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाना, अधीनस्थों के मनोबल में वृद्धि हो जाना, नेतृत्व गुणों का विकास होना, कार्य में विशेषीकरण आना, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ जाना। इसके साथ ही साथ में अधीनस्थों को कार्य लेने की प्रवृत्ति विकसित होना, उच्च अधिकारी का बर्डन है वो कम हो जाना। इसके साथ में बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाना, गुड गवर्नेंस की दिशा में कदम हो जाता है, संगठन अधिक प्रोडक्टिव नजर आता है। इसके साथ ही साथ कार्यों में विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन लाया जा सकता है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, दक्षता, प्रभावशीलता और मितव्यता बढ़ाई जा सकती है, बेहतर कोऑर्डिनेशन होता है उच्च और अधीनस्थ के मध्य, अच्छा कम्युनिकेशन होता है, अधीनस्थों पर उच्च अधिकारी का विश्वास बढ़ता है। बहुत सारे पॉइंट है जो आपको लिख के आ जाना है पब्लिक एड में। पहला पॉइंट क्या है, महत्व क्या प्रत्यायोजन का, नंबर एक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उच्च अधिकारी का कार्यभार क्या होगा, कम होगा, ज्यादा, कम। उच्च अधिकारी का
कार्यभार कम होगा तो इससे क्या होगा, वो नीतिगत कार्यों में फोकस कर सकेगा, नीतिगत कार्यों में ज्यादा ध्यान दे पाएगा, कार्यों में अधिक ध्यान। दूसरा, अगर उसने कार्यों का प्रत्यायोजन कर दिया तो उच्च अधिकारी बेहतर पर्यवेक्षण सुपरविजन कर सकता है, तो पर्यवेक्षण कार्य अच्छे से कर सकता है वो। इसके अलावा कार्यों में क्या जाएगा, कार्यों में विशेषीकरण आएगा, इसके अलावा संगठन अधिक उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता मतलब और मोर प्रोडक्टिव होगा, उत्पादकता में वृद्धि। पांचवा, उच्च और जो अधीनस्थ संबंध है वो बेहतर होंगे। अगला, कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। अगला, इनके बीच में संप्रेषण कुशलता बढ़ेगी, संप्रेषण अच्छा होगा, इनमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आपस में। अगला, अधीनस्थों का मनोबल बढ़ेगा। अगला, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, लीडरशिप का। अगला, कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित होगी। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सही में आपको कुछ चीजों का पता तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। अब ये तो हुआ प्रत्यायोजन के लाभ और महत्व है। आपको अगर 15 शब्द में पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से, 50 शब्द में पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट आपको 10 से 10 पॉइंट लिख के आने, और भी पॉइंट जब तक आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में पढ़ाएंगे आपको, तब आप और भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे। अब एक साहब, आपने लाभ ही लाभ तो बता दी, कि अब प्रत्यायोजन की हानियां बताओ कि प्रत्यायोजन में बाधाएं क्या क्या हो सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। प्रत्यायोजन में बाधाएं क्या क्या आ सकती है, बाधाएं, प्रत्यायोजन में बाधाएं। अच्छा, प्रत्यायोजन में बाधाएं तीन स्तर पर अपन देख सकते हैं, एक संगठन के स्तर पर, एक उच्च अधिकारी, एक अधीनस्थ के द्वारा। देखो, प्रत्यायोजन जब आप करते हैं तो प्रत्यायोजन वो लेना नहीं चाहते, अधिकारियों के दिमाग में होता है कि मैं क्यों इस कार्य की जिम्मेदारी लूं, मैं तो फ्री बैठा हूं, तो मुझे कार्य मिल जाएगा, मुझे छुट्टी पे जाने का कम अवसर मिलेगा, मैं ऐसी बीमारी क्यों गले डालूं। तो प्रत्यायोजन में कुछ तो बाधाएं ये होती हैं कि संगठन के स्तर पर बाधाएं आ जाती हैं। कुछ उच्च अधिकारी हैं, वो उनका विश्वास नहीं होता अधीनस्थों में, कठोर निरीक्षण करते हैं। साथ में नीचे वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऊपर वाला सिंपल ग्रेजुएट है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ज्ञान देते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। अधीनस्थ है, वो सोचते हैं कि मेरा कार्यभार बढ़ जाएगा, पिछली बार इसको किसी को कार्य सौंपा था, गलती होगी तो उसका प्रमोशन नहीं हुआ अभी तक। अधीनस्थों के पास विशेषज्ञता का भाव होता है। ये सारी सारी चीजें मिलके और प्रत्यायोजन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाए कि प्रत्यायोजन में क्या क्या बाधाएं हो सकती है, तो आप बताएंगे सर प्रत्यायोजन में बाधाएं 3 स्तर पर है। पहली, संगठनात्मक स्तर पर। अब वो कॉमन बातें हैं जो आपको लिखनी है, यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है। पहला, संगठनात्मक, संगठन के स्तर पर क्या क्या बाधाएं हैं। दूसरा, उच्च अधिकारियों के स्तर पर। तीसरा, अधीनस्थों के स्तर पर। तो बताओ संगठन के स्तर पर क्या क्या बाधाएं हो सकती है। पहली बात तो ये कि संगठन में संसाधनों का अभाव होता है, ये तो आपको लिख के आना ही है।
दूसरा कि छोटे संगठन होते हैं जिसलिए बड़े वाला ही अपना सारे काम कर लेता है। तीसरा, अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य समन्वय का अभाव होता है। ये तीन चीजें हैं जो संगठन के स्तर पर प्रत्यायोजन में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो पहला लिखना संसाधन अभाव, मैं लिखता हूं संसाधन अभाव। दूसरा, संगठन के आकार, अब बहुत छोटा सा संगठन होगा तो फिर जरूरत ही क्या प्रत्यायोजन करने की। और तीसरा, उच्च और जो अधीनस्थ है इनके बीच का समन्वय सही नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आपस में, समन्वय अभाव। 5-6 पॉइंट लिखने अपन को। तो एक तो साहब संगठन में संसाधनों का अभाव है, ठीक है। एक संगठन का आकार है वो बहुत छोटा है तो इसलिए प्रत्यायोजन की जरूरत नहीं है। एक उच्च और अधीनस्थ जो है इनके मध्य समन्वय का अभाव है। अब उच्च अधिकारियों के स्तर पर क्या क्या समस्या है? अधीनस्थों में विश्वास कम करते हैं ये, अधीनस्थों में विश्वास की कमी आ गई, ठीक है। दूसरी बात, अगर कार्य दे भी दिया तो पूरे दिन एक आंख से देखते रहते तिरछे तिरछे कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगला सोचेगा भाड़ में जाने दो, मैं क्यों करूं काम। तो कठोर निरीक्षण करते हैं ये। तीसरा, इनमें योग्यता का अभाव हो मान लो। और चौथी, स्वयं कार्य करने की प्रवृत्ति, स्वयं कार्य प्रवृत्ति। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले संगठन के स्तर पर यह समस्या उच्च अधिकारियों के स्तर पर 4-3-7 होगी। 2-3 पॉइंट इधर और लिख लेते हैं। नंबर 1, कार्य न करने की प्रवृत्ति या कार्यभार बढ़ जाने का डर। दूसरा, उच्च अधिकारी के साथ में समन्वय का अभाव। समन्वय की कमी। तीसरा, कार्य विशेषीकरण का अभाव या योग्यता अभाव, योग्यता कमी या पहले के अनुभव। 4-4-8-3-11 पॉइंट हो गए तो आपका काम धूमधाम से चल जाएगा। इसका मतलब यह कि प्रत्यायोजन में बाधाएं क्या क्या उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप कहना कि साहब प्रत्यायोजन में बाधा ये होगी कि सबसे पहले तो संगठन के स्तर पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। दूसरा ये कि साहब उच्च अधिकारी कुछ बाधा उत्पन्न करेंगे। तीसरी बात है कि अधीनस्थ है वो बाधा उत्पन्न करेंगे। संगठन के स्तर पर 3 बाधाएं हो गई, उच्च अधिकारियों के स्तर पर 4 बाधाएं हो गई और अधीनस्थ के स्तर पर 4 बाधाएं हो गई। ये हो गई प्रत्यायोजन में बाधा की मतलब ये समस्या है जो प्रत्यायोजन में आती है। अब एक अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से 50 शब्द का कि साहब प्रत्यायोजन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है। तो वो पॉइंट शॉर्ट में लिखेंगे अपन। अगली हेडिंग लगाइए, प्रत्यायोजन के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है जब आप प्रत्यायोजन करने जा रहे हैं तब। तो लिखो प्रत्यायोजन के लिए आवश्यक शर्तें, केवल की पॉइंट लिखाऊंगा। प्रत्यायोजन के लिए आवश्यक शर्तें, पहला है कि साहब प्रत्यायोजन जब आप किसी को करते हैं, कार्य किसी को सौंपते हैं, तो उसकी क्या क्या शर्त होगी। पहली बात तो है कि उनके मध्य संचार जो कम्युनिकेशन है उनके आपस में वो स्पष्ट होना चाहिए। बात ही नहीं होती, आपस में बोलते ही नहीं है, कार्य सौंप दिया तो कार्य गड़बड़ हो जाएगा। तो की पॉइंट में लिखते हैं नंबर 1, संचार स्पष्टता। उच्च अधिकारी
और अधीनस्थ के मध्य संचार की स्पष्टता होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, प्रत्यायोजन जो, जब भी आप प्रत्यायोजन करेंगे उस प्रत्यायोजन की जो शर्तें हैं वो सदैव लिखित में होनी चाहिए। प्रत्यायोजन जब भी अधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई कार्य सौंपे तो लिखित में सौंपे, ऐसे मौखिक नहीं बोले। तो दूसरी इसकी विशेषता लिखित होना चाहिए। लिखित क्या होना चाहिए? प्रत्यायोजन लिखित होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। तीसरी बात, इसमें आदेश की एकता सिद्धांत का पालन होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऊपर वाला अगर आदेश देता तो केवल एक ही अधिकारी, आगे पढ़ाऊंगा मैं आदेश की एकता, निर्देश की एकता क्या है आगे वाले टॉपिक में। इसमें आदेश की एकता सिद्धांत का पालन होना चाहिए। जब भी आप प्रत्यायोजन करते हैं, प्रत्यायोजन में वो हमेशा पुरस्कार व्यवस्था से जरूर जोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर अच्छा काम करेगा तो आपको ये प्रमोशन मिलेगा, तो पुरस्कार व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रत्यायोजन को पुरस्कार व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए, पुरस्कार से। अगला तो आपको वैसे ही पता है कि प्रत्यायोजन हमेशा कार्यात्मक होना चाहिए, केवल कार्य का प्रत्यायोजन होना चाहिए। तो प्रत्यायोजन कार्यात्मक होना चाहिए, कार्यात्मक होना चाहिए, ठीक। मतलब ये केवल फंक्शनल होना चाहिए। प्रत्यायोजन जब आपने कर दिया तो नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण करते रहना चाहिए। कि मतलब आपने जब एक बार कार्य सौंपा तो फिर आपको निरंतर, कठोर नहीं पर नियमित रूप से उसका निरीक्षण या पर्यवेक्षण कर लेना चाहिए। तो अगला, नियमित रूप से निरीक्षण और पर्यवेक्षण होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सातवां पॉइंट है जो शायद पहले लिख देना चाहिए आपको। नंबर 1 इसी से शुरुआत कर देनी चाहिए। उसमें आपको लिखना है कि न्यायिक कार्य, भर्ती, वित्त आदि कार्यों का कभी प्रत्यायोजन नहीं किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, सीमा है प्रत्यायोजन की। तो क्या न्यायिक भर्ती कार्य और वित्त, फिनेंस, इन कार्यों का प्रत्यायोजन नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। इसका मतलब भर्ती का कार्य है, वित्त का कार्य है, न्यायिक कार्य है, इनका कभी भी प्रत्यायोजन नहीं किया जाना चाहिए। तो अब मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि प्रत्यायोजन की सीमाएं बताओ। तो प्रत्यायोजन की देखिए, ये तो हो गई आवश्यक शर्तें, इधर हो गए साहब प्रत्यायोजन में बाधाएं, बाधाएं हो गई। अब मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि प्रत्यायोजन की सीमा बताओ, सीमा क्या है? तो बाधाएं और इनमें से कुछ पॉइंट आप निकाल के सीमाएं लिख देंगे। जैसे एक तो सीमा ये है कि साहब ये इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन का अभाव है, कठोर निरीक्षण होता है, पर्टिकुलर कार्यों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, केवल कार्यात्मक प्रत्यायोजन किया जा सकता है। अब आपको अंतिम एक क्वेश्चन याद करना है, वो है प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में अंतर। मेरे हिसाब से 2 नंबर का परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्यायोजन क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो हेडिंग लगाओ, प्रत्यायोजन व विकेंद्रीकरण में अंतर। तो पहले तो आपको 1 मिनट में ये अंतर बता दूं मैं क्या है। कल वाली क्लास में बताया भी था, प्रत्यायोजन जो होता है अस्थायी प्रकृति का होता है। कलेक्टर साहब ने एसडीओ को, एसडीएम साहब को कुछ पावर सौंप दिया, कार्य सौंप दिया, वो अस्थायी हो गया।
जबकि विकेंद्रीकरण तो जैसे भारत में आपने पढ़ा होगा, पंचायती राज भारत में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण का एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये हुआ कि विकेंद्रीकरण स्थायी प्रकृति का होता है जबकि प्रत्यायोजन अस्थायी प्रकृति का होता है। अगली बात है कि चलिए एक एक पॉइंट लिखते चलते हैं। ये जो प्रत्यायोजन है ये अस्थायी होता है। प्रत्यायोजन हमेशा, ये 15 शब्द में याद कर लेना आप। तो प्रत्यायोजन अस्थायी होता है और विकेंद्रीकरण स्थायी होता है। एक बात तो ये। दूसरा, प्रत्यायोजन का उद्देश्य है उनके कार्यभार में कमी करना, किसके? उच्च अधिकारी के। जबकि विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है? हमेशा इसका उद्देश्य होता है जो अधीनस्थ होते हैं उन अधीनस्थों को सशक्त और मजबूत बनाना, जो नीचे वाले हैं उनको सशक्त या मजबूत बनाना। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है उच्च अधिकारी के कार्यभार में कमी। ये आपको याद है। कमी इसका उद्देश्य है, जबकि विकेंद्रीकरण का उद्देश्य है जो अधीनस्थ हैं अधीनस्थों को अधिक सशक्त और मजबूत बनाना। मतलब ये कि पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज को सशक्त और मजबूत बनाना। ठीक है। अगली बात है कि इसमें जो अंतिम उत्तरदायित्व होता है प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी का होता है, जबकि इसमें जो अंतिम उत्तरदायित्व होता है वो जिसका प्रत्यायोजन किया जाता है अधीनस्थ का ही होता है। तो तीसरी विशेषता, तीसरा अंतर, अंतिम जवाबदेही उच्च अधिकारी की और इधर अंतिम जवाबदेही किसकी होगी? जिसको प्रत्यायोजन किया जा रहा है, अर्थात अंतिम जवाबदेही जिसको प्रत्यायोजन किया जा रहा है उसी की। ठीक। इसके बाद में प्रत्यायोजन जो है वो आंतरिक प्रक्रिया है जबकि विकेंद्रीकरण है वो बाहरी प्रक्रिया है। तो प्रत्यायोजन कैसी प्रक्रिया है? आंतरिक। थोड़ी देर पहले बताया था। संगठन की आंतरिक प्रक्रिया और ये विकेंद्रीकरण किसी भी संगठन की बाहरी प्रक्रिया। ठीक। प्रत्यायोजन जब आप किसी अधीनस्थ को कर देते हैं तो उसके पास में कोई कानून नीति निर्माण की शक्ति नहीं होती है, जबकि इधर तो नीति निर्माण की शक्ति होती है। तो प्रत्यायोजन में कानून ओब्लिक नीति निर्माण की शक्ति नहीं, जबकि इधर कानून और नीति निर्माण की शक्ति होती है। कानून
अंतिम पॉइंट क्या है? अंतिम पॉइंट है कि ये जो सिस्टम है इधर वाला, ये संकीर्ण है, ये विस्तृत है। ये बेसिकली डिफरेंस है इनके बीच में, प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण के बीच में। इसका मतलब अब आप पूछा 15 शब्दों में जाएगा कि प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण के मतलब आप अंतर बताओ, तो आप बता देंगे कि साहब प्रत्यायोजन ये होता है, विकेंद्रीकरण ये होता है, इनमें बेसिकली अंतर आप समझ लेंगे। अब अपना टॉपिक बचा है कि उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व होता क्या? अंतिम टॉपिक इसमें यह है। उत्तरदायित्व पे मेरे हिसाब से कुछ 15 शब्दों का क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरदायित्व कहते किसे हैं, उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि साहब सत्ता आदेश देने की शक्ति है, उत्तरदायित्व आदेश पालन का कर्तव्य है। इसका मतलब सत्ता जब आदेश देगी, उत्तरदायित्व उसका पालन करेगा। एक बात तो ये है। दूसरा कि सत्ता व उत्तरदायित्व आपस में दोनों जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। तीसरी बात है कि सत्ता के बिना उत्तरदायित्व का वहन नहीं कर सकते। मतलब ये कि आपको हेडिंग लगानी है उत्तरदायित्व अभी। तो उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि सत्ता, अथॉरिटी सत्ता आदेश देती है, तो उत्तरदायित्व आदेश पालन का कर्तव्य है। तो दोनों कीवर्ड आपको याद रखने हैं कि जब सत्ता आदेश देगी तो उत्तरदायित्व उसका पालन का कर्तव्य है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक। दूसरी बात है, सत्ता और उत्तरदायित्व आपस में जुड़ी हुई उदाहरणाएं हैं। तो क्या इसको बस 15 शब्दों में तैयार कर लेते हैं? सत्ता आदेश देने की शक्ति है, तथा उत्तरदायित्व पालन का कर्तव्य है। उत्तरदायित्व है पालन का कर्तव्य है, कर्तव्य है। एक पॉइंट और, सत्ता व उत्तरदायित्व आपस में जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। ये दो लाइन तो आपको याद रखनी है उत्तरदायित्व में कि उत्तरदायित्व और सत्ता आपस में जुड़ी अवधारणाएं। उत्तरदायित्व दो प्रकार का होता है। और एक चीज और यहाँ पे नोट कर लो, टेरी ने भी उत्तरदायित्व को परिभाषित किया है। क्या लिखेंगे? टेरी। एक विचार का नाम आप फंसा देना है कि लिखे टेरी ने भी उत्तरदायित्व को परिभाषित किया है। ठीक। इसके अलावा याद रखो कि बिना उत्तरदायित्व के सत्ता खतरनाक हो सकती है। अगर आपने उत्तरदायित्व नहीं दिया और केवल सत्ता दे दी तो फिर वो खतरनाक हो सकती है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, बिना उत्तरदायित्व के सत्ता खतरनाक होती है, हो सकती है। सत्ता खतरनाक हो सकती है। ये तो आपको 15 शब्द में याद करना है। सत्ता आदेश की शक्ति है और उत्तरदायित्व पालन करने का कर्तव्य है। सत्ता और उत्तरदायित्व आपस में जुड़े हुए हैं, टेरी ने परिभाषित किया। और फिर बिना आपके उत्तरदायित्व के सत्ता खतरनाक हो सकती है। यह आपको इतना याद रखना 15 शब्द में। अब अगली हेडिंग आपको छोटी सी लगानी है कि उत्तरदायित्व के प्रकार। उत्तरदायित्व बेसिकली दो प्रकार का,
एक क्रियात्मक उत्तरदायित्व है और दूसरा संपूर्ण उत्तरदायित्व है। इसका मतलब ये है, परीक्षा में पूछा तो नहीं जाएगा, पर अगर पूछे कि उत्तरदायित्व कितने प्रकार का होता है तो आप कहना सर 2 प्रकार का, एक क्रियात्मक एक संपूर्ण। तो क्रियात्मक उत्तरदायित्व है और अगला संपूर्ण उत्तरदायित्व है। ये 2 टाइप आपको ध्यान रखने, परीक्षा के लिए कोई खास काम की बात नहीं है, याद नहीं रखें चल जाएगा। उत्तरदायित्व से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, बस 15 शब्दों में उत्तरदायित्व के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर चाहें तो उत्तरदायित्व की अगर विशेषता देखें तो परीक्षा में 1-2 विशेषता, 2 विशेषता की क्या है तो देख लेते थोड़ा सा। उत्तरदायित्व की विशेषता और परीक्षा में नहीं आएगा, उत्तरदायित्व की विशेषताएं। पहली बात तो ये स्वचेतन से जुड़ा हुआ है। तो उत्तरदायित्व स्वचेतन से जुड़ा हुआ है, उत्तरदायित्व से नैतिक कर्तव्य बाध्यता जुड़ी है, मतलब नैतिकता से ज्यादा जुड़ा हुआ है कि मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं काम करूं, तो इसमें नैतिकता का तत्व मौजूद है। तो 2 ही विशेषता बहुत है, नैतिकता का तत्व होता है। एक चीज और चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब सत्ता जो होती है, सत्ता उत्तरदायित्व पर सत्ता का बंधन होता है। इसका मतलब प्रधानमंत्री कहते नहीं, प्रधानमंत्री को उत्तरदायित्व लेना चाहिए इस बात का, तो सत्ता है वो उत्तरदायित्व के साथ जुड़ी हुई होती है, मतलब उत्तरदायित्व पर सत्ता का बंधन होता है। तीसरी बात, उत्तरदायित्व पर सत्ता का बंधन, काम की बात नहीं है, बस लिखने के लिए लिख लो, उत्तरदायित्व पर सत्ता का बंधन। अब यही उत्तरदायित्व आगे जाके जवाबदेहिता बन जाता है। तो ये थोड़ा सा देखो, तो ये भी लास्ट पॉइंट लिखवा देता हूं, उत्तरदायित्व जो है वो आगे जाके जवाबदेहिता बन जाता है। बस ये हो गया आपके उत्तरदायित्व है। और अब मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तरदायित्व जवाबदेहिता में क्या फर्क है, तो देखो उत्तरदायित्व नैतिकता होती है, जवाबदेहिता कानूनी रूप से है। उत्तरदायित्व सामान्य जीवन में लागू होता है, जवाबदेहिता प्रशासन में लागू होता है। कैसे कि जैसे, चलो थोड़ा और अंतिम बिंदु, चलो इसके बाद आपको नहीं परेशान करेंगे, टॉपिक पूरा हो गया। एक में बताता हूं उत्तरदायित्व है, एक होता जवाबदेहिता। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मैं मेरे भाई और बहन जो छोटे हैं उनके प्रति उत्तरदायी हूं, न कि जवाबदेही हूं। जवाब ये नैतिकता से जुड़ा हुआ है, ये नैतिक है। और जवाबदेहिता में कौन सा एलिमेंट है, कानूनी एलिमेंट, कि यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस, आप इसके प्रति जवाबदेही हैं। आपने कार्य गलत किया है प्रशासन में तो आप इसके प्रति जवाबदेही है, उत्तरदायी नहीं, जवाबदेही है। तो ये कानूनी रूप से जुड़ा हुआ है, कानूनी। उत्तरदायी तो सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है, सामान्य जीवन से। और ये प्रशासन से जुड़ा हुआ है। उत्तरदायित्व का संबंध स्वचेतन से है, स्वचेतन, और इसका संबंध संगठन से है। यह आपके हो गया उत्तरदायित्व जवाबदेहिता। अब मेरे हिसाब से टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, मेरे हिसाब से नहीं, पूरा डिटेल के साथ में। शक्ति पढ़ा, सत्ता पढ़ा, वैधता पढ़ा, उत्तरदायित्व पढ़ा, प्रत्यायोजन पढ़ा। आप इसके जितने पेज के नोट्स उतने पेज के नोट्स तैयार कर लीजिए। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा उसकी हेडिंग और बता देता हूं मैं। अगला टॉपिक अपना होगा आदेश की एक संगठन के सिद्धांत। संगठन के सिद्धांत, और आपके सिलेबस में संगठन के 3 सिद्धांत लिखे हुए हैं। तीनों में बहुत मजा आने वाला है, खूब विस्तार के साथ इनको पढ़ेंगे।
अब जो आगे टॉपिक आएंगे वो सारे के सारे टॉपिक समझने वाले आएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे आगे जो जीवन से जुड़े हुए। ये थोड़ा सा टॉपिक फिलोसॉफिकल था, इसलिए इसके यूट्यूब पे कोई वीडियो भी आपको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा फिलोसॉफिकल इसको समझना थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसमें एक आदेश की एकता पढ़ेंगे अपन, हेडिंग लगा लो आगे के टॉपिक की, आदेश की एकता। दूसरा अपन इसमें आदेश की एकता में पढ़ेंगे पद सोपान, पद सोपान। और तीसरा पढ़ेंगे नियंत्रण का क्षेत्र। का क्षेत्र, ये 3 अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें। तो अब अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है और ये टॉपिक कल शुरू करेंगे। आप बस पढ़ते रहिए और कुछ नहीं करना है, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, आप आरएस बन जाएंगे, देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।